नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। गलवान में चीनी सेना से झड़प में शहीद हुए विपुल रॉय का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके परिवार को सौंपा जाएगा। शहीद विपुल रॉय की पत्नी और 5 साल की बेटी तमन्ना मेरठ के कुंदन कुंज रोहटा रोड से रवाना हो चुके हैं। इसके लिए दिल्ली में शहीद विपुल रॉय का पार्थिव शरीर सौंपने के बाद परिवार को पैतृक गाँव के लिए रवाना किया जाएगा। प्रशासन की सहायता और सेना की सुरक्षा में दोनों माँ और बेटी को शहीद विपुल रॉय के पैतृक गाँव ले जाया जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि शहीद विपुल राय का पैतृक गांव पश्चिम बंगाल के बिंदीपारा में। फिलहाल परिवार मेरठ में है। शहीद की पत्नी और उनकी बेटी मेरठ में है और वहां से वो दिल्ली आकर पार्थिव शरीर लेने के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। विपुल राय के शहीद विपुल राय के पैतृक गांव बिंदीपारा में चीनी सेना से झड़प में शहीद हुए थे विपुल रॉय। और अभी अपडेट आ रही है हमारे पास कि पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुका है परिवार शहीद का। तो यहाँ जो विपुल रॉय हैं वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ किराए पर रहते थे। हम उनसे यहाँ मिलने आए हैं। उनकी पत्नी को ढांढस बधाई है और उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। तो हमारा ये कहना है इसमें कि ये विपुल राय, जिनके पिता का नाम नरेंद्र सिंह, पत्नी रोम्पा रॉय, बेटी का नाम है तमन्ना रॉय और गांव है इनका बिंदीपारा। और सिग्नल कोर में ये जो विपुल राय थे सिग्नल कोर में तैनात थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शहीद हुए हैं विपुल राय, उनका परिवार में और उनकी बेटी यहाँ पे रहती थी, इनको भी आर्मी में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सुबह कल मॉर्निंग में ये जो है यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे वेस्ट बंगाल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और अभी जो है ये शिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। अभी ये शिफ्टिंग हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। इनकी बॉडी कहाँ पर ले जाएगी? वो वेस्ट बंगाल जाएंगे। देख सकते हैं कि विपुल राय की जो फैमिली है उसको प्रशासन लेकर के यहाँ से निकल रहा है और देख सकते हैं आप कि उनकी जो पत्नी है और 5 साल की बेटी, ये देख सकते हैं कि प्रशासन लेकर के उनको पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो रहा है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके परिवार के साथ हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा घेरा है कि कोई भी किसी तरीके का उनके परिवार को नुकसान ना हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन किया जा रहा है। साथ में जो आर्मी के जवान हैं वो भी तैनात हैं। आप देख सकते हैं आर्मी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार जो यहाँ पड़ोसी हैं या मीडिया के लोग हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है ताकि उनके परिवार को सही सलामत यहाँ से ले करके जाया जाए। देख सकते हैं कि गाड़ियाँ लगाई गई हैं और उनको बिठाने का काम किया जा रहा है और ये देख सकते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चे को आप देख सकते हैं कि गाड़ी में बिठाया जा रहा है। ये उनकी बच्ची है 5 साल की जिसे गाड़ी में बिठाया गया। ये पत्नी है उनकी जो बैठ रही हैं और उसके बाद आर्मी के जवान उनके साथ हैं और उनको ले जा कर के एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल भेजा जा सके। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और जो आर्मी के जवान हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में उन्हें बिठाया गया है। जो प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद है और जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें भी देख सकते हैं कि उनके साथ ले जाया जा रहा है और लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये आर्मी गाड़ी है जिसमें उनके परिवार को बिठाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये वही गाड़ी है जिसमें उनके परिवार को बिठाया गया है। उनकी पत्नी और बेटी इसी में मौजूद है, साथ ही उनके परिवार के कुछ सदस्य भी हैं जिन्हें लेकर के आर्मी के अधिकारी यहाँ से रवाना हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये उनकी पत्नी है, काफ़ी बदहवास हैं और बच्ची भी उनकी 5 साल की है जो गोद में माँ की बैठी हुई है और उसे अभी ये भी नहीं पता है कि उसके पिता देश के लिए शहीद हो गए हैं और उनकी माँ आज एक शहीद की पत्नी बन चुकी हैं। बहुत दुखद घटना है और जिस तरीके से चीन ने ये कायराना हरकत की है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इस बीच में एक बड़ी खबर बरेली से, वहां पर प्रवासियों की गाड़ी पलट गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर यह हादसा हुआ है। प्रवासियों की गाड़ी पलटी है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है और 10 घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली से बाराबंकी जा रहे थे ये सारे। घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, यह हादसा कैसे हुआ? आपको बता दूं, जो गाड़ी आ रही थी पिकअप गाड़ी में ये सभी लोग सवार थे और बाराबंकी जा रहे थे। इसी दौरान बताते हैं कि गाड़ी का जो ब्रेक था वो जाम हो गया एकदम से, जिस वजह से गाड़ी बहगुल नदी से नीचे ही ढलान पर उतरते पलट गई जो पिकअप गाड़ी थी, जिसके बाद उसमें 2 बच्चों की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जिससे एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की जो है वो 14-15 साल की बताई जा रही है, जो लड़का है वो 5 साल का है। इसके अलावा इसमें 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं 3 तो सभी लोगों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन काफी दुखद घटना है क्योंकि 2 बच्चों की ऑन स्पॉट मौत हो गई है। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और उनका कहना है कि सभी का इलाज कराया जा रहा है। शुक्रिया आपका। NH-24 पर यह प्रवासियों की गाड़ी पलटी है। 2 बच्चों की मौत की अफसोसनाक खबर, 10 घायल बताए जा रहे हैं। इसमें बरेली में यह हादसा हुआ है। ये लोग दिल्ली से बाराबंकी जा रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताज़ा मामला बस्ती से सामने आया है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। यहां पर केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी सेक्शन से अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के बाद एक शिक्षक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल बन बैठा। यह मामला बस्ती के देशराज नारंग इंटर कॉलेज वाल्टरगंज का है। जांच में पता चला है कि रमेश चंद्र सिंह नाम के शख्स की नियुक्ति 26 अगस्त 1988 में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हुई थी। लेकिन रमेश चंद्र सिंह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली और इसके बाद उनको पेंशन भुगतान के भी आदेश जारी हो गए थे। लेकिन 2008 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से उनका चयन प्रिंसिपल के पद पर हो गया और तैनाती देशराज नारंग इंटर कॉलेज में हो गई। इसी मामले में अब केंद्रीय विद्यालय संगठन सहायक आयुक्त ने रमेश चंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इधर रमेश सिंह का आरोप है कि उन्होंने पीजीटी शिक्षक का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने पेश कर गलत तरीके से प्रिंसिपल की नौकरी हासिल। इनके द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत रहे हैं वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इनके द्वारा ली गई और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसने पेंशन प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया कि ये प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत रहे और प्राइमरी टीचर का ही पेंशन भी प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि अगर आप जो प्राइमरी की टीचर पे ही रहे हैं तो आप पीजी टीचर कैसे रहे हैं और किस आधार पर आपको चयन बोर्ड में पीजी टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभी तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अनामिका शुक्ला नाम की महिला के नाम पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम नौकरी करने वाली फर्जी टीचर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब अमेठी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से फर्जी टीचर की गिरफ्तारी हुई है, जो अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी। गिरफ्तार फर्जी शिक्षिका का नाम आरती उर्फ अन्नू है, जो कन्नौज की रहने वाली है, जो अनामिका शुक्ला के नाम पर अमेठी के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नौकरी कर रही थी। अब इस मामले में अमेठी के BSA ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
देखिए, अनामिका शुक्ला के फर्जी भर्ती घोटाले में अमेठी में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से एक शिक्षिका कार्यरत थी। उसी संदर्भ में 6 तारीख को बीएसए द्वारा एक मुकदमा यहाँ पर फर्जी दस्तावेजों के तहत फर्जी भर्ती का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें अमेठी में जो अनामिका शुक्ला के नाम से जो लड़की यहाँ कार्यरत थी, आरती नाम है, जो थाना विष्णुगढ़ कन्नौज की मूलतः रहने वाली है और अमेठी में वो नवंबर के बाद से 28 नवंबर के बाद से ज्वाइन करके कार्यरत थी। उस लड़की को आज थाना अमेठी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अब खबर उन्नाव से। अनामिका शुक्ला कांड के बाद शिक्षा विभाग ने सत्यापन का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्नाव के कस्तूरबा स्कूलों के स्टाफ के कागजात जांचने का काम प्रारंभ हुआ है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद प्रदेश के शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यही वजह है कि कई जगहों पर स्टाफ के कागजातों के सत्यापन की ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। ये तस्वीर उन्नाव के केजीपी स्कूल की है, जहां स्टाफ के शैक्षिक, आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर उन्नाव बीएसए ने कैंप लगाकर केजीपी स्टाफ की वार्डन, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर्स, रसोइया, गार्ड और अकाउंटेंट समेत सबके दस्तावेज लिए हैं। देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के निर्देश के क्रम में उन्नाव में भी सत्यापन का कार्य कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनका हो रहा है। हमारे जनपद में 13 विद्यालय हैं और हमने आज जो है 4 विद्यालयों को किया है और कल 5 रहेंगे, परसों 4। तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और हम लोग मिलकर उनका सत्यापन किया। दस्तावेजों के सत्यापन की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। बीएसए अधिकारी के मुताबिक 3 दिन तक सत्यापन कार्य चलेगा। इस अभियान का मकसद ये जानना है कि कहीं किसी ने फर्जी तरीके से नौकरी तो हासिल नहीं की है। इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से हमारे पास है। चलती बस में महिला से रेप का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ से नोएडा आते वक्त बस में रेप का आरोप लग रहा है और इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर नोएडा से। 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ से नोएडा आते वक्त बस में ये दुष्कर्म हुआ। और अब खबर अंबेडकर नगर से है। वहां पर जेल में व्यवस्थाओं से नाराज कैदियों ने हंगामा कर दिया। यह हंगामा इतना बड़ा कि खुद डीएम और एसपी को मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराना पड़ा। दरअसल सैकड़ों कैदियों का आरोप था कि जेल प्रशासन कुछ लोगों को वीआईपी सुविधा में अच्छा खाना दे रहा है, जबकि उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है। इस हंगामे की खबर मिलते ही डीएम, एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ जेल पहुंच गए और मामले को शांत कराया। डीएम ने बताया कि कैदियों की शिकायत पर जांच हो गई, शासन को रिपोर्ट जारी। कुछ प्रशासन से असंतुष्टि थी, कैदी लोग जो है हंगामा किए थे, पर अब सब ठीक है, नॉर्मल है। कारण क्या था? खाने की शिकायत थी और कुछ प्रशासन, जो जेल प्रशासन के व्यवहार की भी शिकायतें थी, उसी को लेकर हंगामा। सारी बातें व्यवहार में आती। धन्यवाद। क्या है इसकी कोई जांच होगी? जांच तो होगी। मैं 3 घंटे जेल में था, जांच ही तो कर रहा था। ठीक है, अब रिपोर्ट भेज देंगे। और इधर नोएडा के ईएसआई हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज धरना दे दिया। ये कर्मचारी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से बहुत नाराज हैं। इनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उन्हें घर चलाने में बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच जहां स्वास्थ्य कर्मियों को एक तरफ तो कोरोना योद्धा बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर स्वास्थ्य कर्मी सैलरी नहीं मिलने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने की ये तस्वीरें नोएडा के ईएसआई हॉस्पिटल की हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ ने अचानक काम रोक दिया। उनका कहना था कि पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें जीवन यापन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 महीने की
सैलरी नहीं मिली है। जब से हम कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ यहाँ पे आए हैं, हमें 3-3 महीने की सैलरी होल्ड करके रखी जाती है। हमें यही, जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमेशा यही आता आया है कि 3-3 महीने की सैलरी रोक देते हैं, कभी टाइम से देते ही नहीं है सैलरी। ना मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी, बोलते हैं कि आप कौन हो, हम तो आपको जानते ही नहीं है। गौरतलब है कि 120 से ज्यादा पैरामेडिकल कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से सेक्टर 24 स्थित ईएसआई अस्पताल में काम करते हैं। पैरामेडिकल कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। धरना प्रदर्शन के बाद ये स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए। जाहिर है इस हालात से वहां के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर कोरोना पर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। गिरफ्तार आम्रपाली के ऑडिटर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ईडी का दफ्तर सील कर दिया गया है। आम्रपाली के ऑडिटर अनिल मित्तल केजीएमयू में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित होने के चलते उनसे पूछताछ नहीं हो सकेगी। और अब बात करते हैं अमरोहा की, जहां पर मामूली सी बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। पूरी घटना धनोरा के चंद्रा फार्म हाउस की है और अभी इस मामले में पुलिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है। और एक बड़ी खबर नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 59 नए मरीज सामने आए। आज 59 नए मरीज और अब तक 1097 संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर 507 मरीजों का इलाज जारी है और 576 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। नोएडा का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज पिछले 24 घंटे में 59 नए मामले कोरोना के यहाँ पर। कुल जो इलाज चल रहा है मरीजों का, उनकी तादाद है 507, 576 ठीक होकर डिस्चार्ज। 1000 से ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में। और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां पर कोरोना को लेकर पुलिस कप्तान बहुत सावधानी बरत रहे हैं और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई की जा रही है। मथुरा पहला ऐसा जिला है जहां पर जन सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की गई। एसएसपी गौरव ग्रोवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। मथुरा पुलिस ऑफिस में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए बड़ी संख्या में पीड़ित आते हैं। दरअसल मथुरा में पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मथुरा पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए ये पहल की है। इनका कहना है कि कोरोना से पुलिसकर्मियों को बचाव के लिए सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया है। आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पुलिस अधिकारियों में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। ये एक नया प्रयोग पुलिस ऑफिस जनपद मथुरा में शुरू किया गया है, जहां जो फरियादी आते हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ ऑफिस में कनेक्ट किया गया है। उनकी समस्या जो है वो वीडियो के माध्यम से सुनी जाती है, उसी में उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जो उनका प्रार्थना पत्र है वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही लिया जाता है ताकि फिजिकल कांटेक्ट ना हो सके, और उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही संबंधित अधिकारी या थाने पर उसको प्रेषित किया जाता है। जो एक निश्चित समय उसमें आख्या भी जो प्राप्त की जा रही है वो भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही प्राप्त की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में फिजिकल कांटेक्ट या कोई ऐसी चीज़ का आदान प्रदान जो है वो रोका जा सके और संक्रमण पे काबू पाया जा सके। इस खबर के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का।